जब से आरआरबी जेई का रिस्पॉन्स शीट आया है, बच्चों के मन में दो ही प्रश्न है। एक सबसे बड़ी बात जो सर किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होगा, हम कौन कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात सर इस एग्जाम का कट ऑफ कितना जाएगा, क्या मैं उस कट ऑफ जोन में हूं या नहीं। तो देखो कट ऑफ के बाद तो बाद में कर लेंगे, पहले ऑब्जेक्शन का जो टाइम हमको दिया गया है उससे पहले ही हमको ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा। तो किस किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कर सकते हो, तो उसी दौरान एक क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ईसी वाले बच्चों का। देखो यहां पे ये प्यारा सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्लॉक पल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ 4-बिट PIPO शिफ्ट रजिस्टर। यस, पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट, आपको पता होगा PIPO का फुल फॉर्म पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर टू आउटपुट टू द स्टोर डेटा। यस, ये मैं पढ़ाया हुआ था, 4 तरह का शिफ्ट रजिस्टर होता है, SISO, SIPO, PISO और PIPO। मैंने बताया था नंबर ऑफ क्लॉक पल्स इनपुट साइड में क्या, आउटपुट साइड में क्या, आपको एक टेबल के थ्रू याद करवाया था, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो वन शॉट वीडियो हो, चाहे कोई पेड क्लास का बच्चा है, और बच्चों ने करके भी आया है। बट इसका जो आंसर आया था, जो रिस्पॉन्स शीट आया है, उसमें इसका आंसर दिया गया है 1। देखो ध्यान से, यहां पे 1 दिया गया है जो कि गलत दिया गया है। यस, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो 0 आंसर होगा। यस, देखो ध्यान से, 0 क्यों होगा, क्योंकि पूछ रहा है हाउ मेनी क्लॉक पल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ 4-बिट PIPO शिफ्ट रजिस्टर टू आउटपुट द स्टोर डेटा। आउटपुट साइड पे पूछ रहा है, इसीलिए आउटपुट में कितना होगा, 0 होगा। देखो यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन है, एज अ डेटा इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन रजिस्टर सो नो एक्स्ट्रा क्लॉक। देखो ध्यान से, नो एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड टू गेट द आउटपुट ऑफ द डेटा। लेकिन क्या सर हम इतना बोल देने से जो इसका आंसर 0 होगा ये लिख देने से क्या मान जाएगा, नहीं मानता है। आपको एक रेफरेंस बुक देना पड़ेगा, और रेफरेंस बुक में हमारे पास देखो 2 बुक है। एक तो बुक आपके पास आप ये भी ले सकते हो, ये बुक देखो फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सर्किट, यस आनंद कुमार का बुक है। यस, ये बुक है, दिख रहा होगा आपको। और इसमें अगर पेज नंबर 611 पे जाओगे, चैप्टर का नाम है शिफ्ट रजिस्टर, पेज नंबर 611 पे ये देखो दिख रहा होगा पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, और यहां पे देखो दिख रहा है 4-बिट पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर यूजिंग D flip-flop data is applied to the D input terminal of the flip-flop. When a clock pulse is applied at the positive going edge of that pulse, the D input are shifted into the output of the flip-flop. The register now store the data. The stored data is available instantaneously for the shifting आउट इन पैरेलल फॉर्म। मींस आउटपुट पे कोई भी क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीजें दिखा दोगे, ये रेफरेंस दे दोगे तो मान जाएगा। एक तो ये रेफरेंस हो गया, रेफरेंस नंबर 01। यस, आप इसका भी रेफरेंस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेफरेंस नंबर 01। यस, दूसरा अगर रेफरेंस लेना चाहते हो तो एक और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है हमारे पास। देखो बुक का नेम है क्या, मिलीमैन हल्कियाज का है बुक। ये मिलीमैन हल्कियाज का बुक है, एंड हल्कियाज का बुक आता है। आपको पता होगा, अगर आप किसी बच्चे ने पढ़ा होगा, स्पेशली बीटेक वाले बच्चे, तो आपके लाइब्रेरी में डेफिनेटली मिलता होगा, डिप्लोमा वाले बच्चों के भी। यस, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक आता है ये, और इसमें चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 340 पे जाओगे तो उसमें भी पैरेलल इन पैरेलल आउट दिखाता है। इस तरह का डायग्राम दिख रहा है। ये 6 बिट का, 1 2 3 4 5 6 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है। और यहां पे भी देखो, द स्टोर डेटा इज इमीडिएटली अवेलेबल इन पैरेलल एट द आउटपुट Q1 थ्रू Q0। यस, दिया गया है यहाँ पे, तो ये भी वही चीज लिखा गया, इसमें वही बातें लिखा गया, तो आपको कोई नीड नहीं है। ये रेफरेंस दे दोगे, आप बुक का नेम दे दोगे और पेज नंबर और साथ में चैप्टर नंबर भी मेंशन कर दोगे। ये हो गया आपका रेफरेंस नंबर 2। रेफरेंस नंबर 2 हो गया। कोई एक लगाना है, 2 लगाने की नीड नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। इसमें से कोई भी एक रेफरेंस दे दोगे तो आपका जो ऑब्जेक्शन है वो मान लिया जाएगा। तो इस दोनों में से कोई भी रेफरेंस लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये सेकंड इज द राइट आंसर। ये आंसर 0 होना चाहिए, बट इसका जो आंसर है वो क्या दिया गया है, 1 दिया गया, दैट इज द रॉन्ग आंसर। ओके, ये हो गया। इसका बहुत सारे बच्चों का रेगुलर मैसेज आ रहा था, सर मुझे एक और क्वेश्चन में दिक्कत है, इस क्वेश्चन में भी दिक्कत है, बट ये क्वेश्चन करेक्ट है, पहले बता दे रहा हूं। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, ये भी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सेमीकंडक्टर मटेरियल। यस, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, देखो पढ़ो। पहला क्या बोल रहा है, अ मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास फ्रीली इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन ऐसा तो कुछ नहीं होता है सर सेमीकंडक्टर के बारे में, इस डायरेक्शन कुछ सिग्निफाइज नहीं होता है। जो बोथ डायरेक्शन में, क्या बोथ डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट का बात कर रहा है। A material that behaves as a conductor at low temperature and as insulator at high temperature। नहीं, लो टेम्परेचर अगर मैं बात करूं 0 केल्विन पे, तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह काम करता है, आपको पता होगा।
0 केल्विन पे कैसा काम करता है ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, तो इसको आप लो टेम्परेचर बोल सकते हो। यही अगर 300 केल्विन का बात करूंगा, दिस इज द रूम टेम्परेचर, तो कैसा काम करता है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की तरह काम करता है, बट ये उल्टा बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गया सर, ये भी गया। इस बात को क्या बोला, अ मटेरियल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर सर्टेन कंडीशन, यस सर्टेन कंडीशन बट नॉट अदर, यस ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, जो एक मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन पे जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। नाम ही है सेमीकंडक्टर, मतलब सेमी मतलब आधा, और कंडक्टर मतलब जानते हो चालक, अर्धचालक इसका हिंदी भी होता है, तो ये हो सकता है, ये चांसेज है। और देख लेते हैं ऑप्शन, a material that only conduct electrically at high temperature, high temperature मतलब above than room temperature, क्या ये तभी कंडक्ट करता है जब above than room temperature पे होता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्ट करता है। देखो ये रूम टेम्परेचर है ना 300 केल्विन, 300 केल्विन पे भी ये कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। लिखो, लिखा है दैट ओनली कंडक्ट, केवल कंडक्ट करेगा हाई टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर का मतलब होता है रूम टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का मतलब होता है रूम टेम्परेचर से नीचे का टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली लिखा है तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है इसमें थर्ड ही है, ये तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन करेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्शन करने की नीड नहीं है, तो मैं सारे बच्चों को बता देना चाहूंगा, जो बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे उसको मैं बता देना चाहूंगा, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिया गया वो मोस्ट एप्रोप्रिएट है और करेक्ट है। यहाँ पे देखो लिखा गया दैट ओनली कंडक्ट लिखा गया है, इसी वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, ये दो क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए, तो मैं इसको बता देना चाहूंगा। एक में ऑब्जेक्शन है जिसमें मैंने 2 रेफरेंस दे दिया है, और एक में ऑब्जेक्शन नहीं है, तो 2 रेफरेंस, नो रेफरेंस की जरूरत है, कोई भी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे के पास भी एक क्वेश्चन था, यस ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिकल वाले पेपर में जो डबल ई का पेपर है, यस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर था, उसमें जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, डबल ई के पेपर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन में, इसमें बच्चे परेशान है। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या इशू आ रहा है, इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वोशेंट पॉइंट, जिसको आप क्यू पॉइंट बोलते हो, इसी को आप क्या बोलते हो, ऑपरेटिंग पॉइंट भी इसी को बोला जाता है, क्यू पॉइंट को ही ऑपरेटिंग पॉइंट बोला जाता है इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइड सर्किट। यस, क्यू पॉइंट को ही क्या बोला जाता है, इसी को ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। यह भी क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछ लिया गया था, जो क्वोशेंट पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, तो इसी को ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया था, और सच बता रहा हूं इस बार जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन थे ना, वो अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, हवाई बात नहीं की गई है। जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं, हाँ, लेकिन क्लास में जो पढ़ाया गया था उससे बाहर कुछ नहीं है, जो पढ़ाया गया था वहीं से पेपर आया है, कुछ कंसेप्चुअल चीजें पूछा गया है, और ये आपको जब पूरा डिटेल में स्टडी करोगे तभी पता चलेगा। जैसे देखो इसमें क्या लिखा है, इट रिप्रेजेंट द मिनिमम करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। मिनिमम करंट गेन ऐसा नहीं होता, जब हम क्यू पॉइंट मतलब क्वोशेंट पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट, तो आपको पता होगा यहाँ पे हमें ग्राफिकल एनालिसिस होता है, किसका होता है सर, ये होता है आईसी और वीसी का, पता होगा आपको, डीसी लोड लाइन बनता है, और यहाँ पे ये इस तरीके का बनता है, याद है ना, भूल तो नहीं गए ना। और यहाँ पे जो लाई करता है की पॉइंट, मिड में जो लाई करता है, देखो ये इसी को बोला जाता है क्यू पॉइंट बोला जाता है, याद होगा आपको इस तरह का चीजें। यस, तो यहां पे वही बोला, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यू पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले जो इसका सिग्निफिकेंस का अगर मैं बात करूं, तो इसके सिग्निफिकेंस में सबसे पहला पॉइंट ये होगा, जो ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम पावर। ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं बोल रहा हूं, ये सिग्निफिकेंस करता है सबसे पहले क्या, मैक्सिमम पावर। यस, क्योंकि पावर क्या होता है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन, वोल्टेज इंटू करंट। यस, तो ये क्या होता है, मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर का बात कर रहा है, ऑफ द एम्पलीफायर। ये तो होता ही होता है, और साथ ही साथ यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, जो ये करता है क्या, ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये क्या है, इट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट, इट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट, या इसी को बोलते हैं क्वोशेंट पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट दैट द ट्रांजिस्टर operates without no input signal, without an input signal लिख सकते हो, without an input signal लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी होता है। देखो ध्यान से,
मतलब मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर, ये भी देगा, इसको भी सिग्निफाई करता है क्या, ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट, या ये ऑपरेटिंग पॉइंट किसी सिग्निफाई करता है, इट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट दैट द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स विदाउट एन इनपुट सिग्नल। यस, विदाउट एन इनपुट सिग्नल, बिना इनपुट सिग्नल के भी ये क्या करेगा सर, किसको करेगा सर, ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करेगा। ये देखो लिखा हुआ है पूरी तरीके से। अब इसमें पढ़ोगे तो देखो लिखा गया इट रिप्रेजेंट द मिनिमम करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। नहीं सर, ये नहीं होगा सर, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऐसे ही इट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट वेयर द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स, देखो ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स विदाउट एनी इनपुट सिग्नल। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट इसमें से ये भी है, इट इज द पॉइंट वेदर द ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ, ऐसा पॉइंट जहां पे ट्रांजिस्टर कट ऑफ पे चला जाता है। नहीं, देखो क्यू पॉइंट ये है, क्यू पॉइंट यहां से यहां तक वैरी करती रहती है। यस, यहां से यहां तक वैरी करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है सर। इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर। यस, मैक्सिमम पावर ऑफ द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर, इस चीज को भी सिग्निफाई करता है क्या, क्यूसेंट पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो देखो यहां पे ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है, बट देखो यहां पे ऑलरेडी ऑप्शन फोर्थ मेंशन किया गया है। यस, तो इस दोनों में से जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन होगा ना, यस, इस दोनों में से बोलो तो बेस्ट सूटेड ऑप्शन जो करेगा इस सिग्निफिकेंस को, इसमें से इसी को, ये इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये गलत नहीं है, लेकिन यहां पे एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो मुझे लगता है क्या, और ऐसा कई बार क्वेश्चन में हुआ, रेलवे में और भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर इसमें से ये आंसर अगर सही आ रहा है ना, तो इसको मानता नहीं है, आरआरबी मानता नहीं है, पहले बता देता हूं। बट अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है, अगर आपने गलती से, क्योंकि ये ऑप्शन पहले है तो इसको टिक कर दिए होंगे आप, एग्जाम में ऐसा होता है, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है इसमें नहीं मानेगा, आरआरबी ये नहीं मानेगा, क्योंकि ये आंसर सही है। तो ये बिल्कुल, ये दोनों स्टेटमेंट को सिग्निफाई करता है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, जो क्यूसेंट पॉइंट है, तो ये ऑलरेडी करेक्ट आंसर है। तो इसमें ज्यादा ऑब्जेक्शन अगर नहीं करोगे तब भी नीड नहीं है, अगर आपका लगता है करना चाहिए अपने मन के कौतूहल को शांत करने के लिए तो आप कर सकते हो, बट मानेगा नहीं आरआरबी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सही आंसर है, गलत भी तो नहीं है ना। जैसे इसमें ये गलत था, देखो इसमें जब ये गलत दिया गया था, इसमें बिल्कुल गलत है, 1 नहीं है 0 है। यस, ये 0 इज द करेक्ट आंसर है। तब तो इसमें पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया और मानेगा, इसमें डेफिनेटली मानेगा। तो ये चीजें था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मुझे लगा और किसी भी क्वेश्चन में ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर का, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस सब्जेक्ट को मैं डील करता हूं, उसमें मुझे इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं दिखा है। बाकी हम कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन भी आपको कराएंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी और भी किसी क्वेश्चन में आपको क्वेरीज है, पूछना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमसे कनेक्ट कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर दूंगा, बता दूंगा, डिस्कस कर लूंगा क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है। डेफिनेटली मैं आपको आगे भी गाइड करता रहूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आरआरबी जेईई का एग्जाम हो चुका है ना, आरआरबी जेईई का एग्जाम हो चुका है, और यहाँ पे आपका जो है ऑब्जेक्शन आपको क्वेश्चन में करना है। तो गाइज देखिए, जितना आपने टेलीग्राम पे रिस्पॉन्स किया और जितने आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजे थे, तो मशीन एंड पावर सिस्टम को मिला के यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, आपके पास में 2 क्वेश्चन हो रहे हैं जो आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास में कि कोर लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर प्रोपोर्शनल टू। तो इन्होंने आंसर दिया है कि जो हमारे पास कोर लॉसेस है दैट इज ऑल्सो नोन एज आयरन लॉसेस, है ना। तो ये क्या यहाँ पे स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेंसी दे रखा है, ये उन्होंने इनका सही आंसर दे रखा है। नाउ आप इसको क्या करेंगे, चैलेंज कर देंगे ना, आप इसको क्या करेंगे, यस चैलेंज इसको कर सकते हैं। कैसे चैलेंज करेंगे देखो, तो यहाँ पे हमारे पास में, अच्छा इसका प्रूफ अभी मैं बता दूंगा, तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। तो आपके पास में जो पीसी होगा, पीसी कितना होगा बेटा आपका, पीएच प्लस पीई होगा आपका ना, पीएच प्लस पीई होगा। हिस्टैरिसीस लॉसेस कितने होते हैं हमारे पास में, हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं आपके पास में यहाँ पे, हिस्टैरिसीस लॉसेस विल बी क्या होते हैं हमारे पास में, के एच एफ बी एम की पावर एक्स, है ना, इंटू यहाँ पे क्या होता है V4 वॉल्यूम, है ना। तो V4 यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, वॉल्यूम ले रहा हूँ। तो वॉल्यूम का भी अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ कोर अपन ने कांस्टेंट यहाँ पे ले लिया ना। तो मैं यहाँ पे सेकअप सिंपलिसिटी के लिए यहाँ से जो वॉल्यूम है बस वॉल्यूम का भी हटा दे रहा हूँ। ओके नाउ अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास VYF रेशियो कांस्टेंट है ना, तो VYF जो रेशियो होता है वो हमें पता है, यहाँ पे जो BM है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे VYF का रेशियो अगर हम पुट करें, तो VYF का रेशियो जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, सो पीएच विल बी, पीएच कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा आपका के एच, एफ तो एफ ही रहेगा हमारे पास में, और ये कितना हो गया हमारे पास में, VYF की पावर एक्स, कितना हो गया VYF की पावर एक्स। सो दैट कैन बी रिटन एज, ये यहाँ पे हमारे पास में जो पीएच है, पीएच आपका क्या निकल के आ गया, प्रोपोर्शनल टू के एस, तो आपके पास में कांस्टेंट हटा दो,
एफ की पावर 1 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया हमारे पास वी की पावर एक्स। एक्स आपके पास में स्टेटमेंट कोफिशिएंट होता है, इसकी वैल्यू 1.6 अपन लेते हैं। सो न्यू गाइडलाइन ऑफ IEEE, हमारे पास में न्यू IEEE जो गाइडलाइन है हमारे पास में, इसके अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है आपका, ठीक है। तो अगर आप तब भी यहाँ पे रख दोगे हमारे पास में, तो कितना आ जाएगा, एफ की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 2, यानी कि एफ आपका नीचे आ गया, हमारे पास में कितना आ गया, इन्वर्स में आ गया। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में जो हिस्टैरिसीस लॉसेस है क्या निकल के आ जाते हैं, इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाते हैं, ठीक है। नाउ इफ VYF रेशियो कांस्टेंट, अगर यहाँ पे VYF रेशियो कांस्टेंट ले लेते हैं ना, इफ अगर हमारे पास में जो VYF रेशियो है आपका, VYF रेशियो यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है हमारे पास में, तो यहाँ से देखो हमारे पास में जो आपके हिस्टैरिसीस लॉसेस है क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्या आ गया, सो हिस्टैरिसीस लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आ गया आपका, ठीक है। दूसरा देखो हमारे पास में एडी करंट लॉसेस, एडी करंट, तो P हमारे पास में क्या होता है बेटा, ये होता है आपके पास में एफ स्क्वायर BM स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी आपके पास में थिकनेस हो गया, और V4 वॉल्यूम में नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अब देखो हमारे पास में जो BM है आपका, तो इसकी जगह अगर आप वैल्यू रख दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में एफ स्क्वायर, और ये कितना हो गया हमारे पास में VYF का होल स्क्वायर, राइट। नाउ अब देखो, तो एफ स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास में आपका जो PE है, P क्या आ गया आपके पास में, डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज आ गया आपका, क्या आ गया, डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। इफ VYF रेशियो कांस्टेंट, अगर आप यहाँ से क्या लेते हो कि VYF कांस्टेंट ले लेते हो, इफ VYF रेशियो कांस्टेंट यहाँ पे ले लेते हो, देन हमारे पास में जो एडी करंट है, एडी करंट आपके पास में क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर आ गया ना। अब देखो कहीं भी आपके पास में मेंशन नहीं, पहली चीज तो हमारे पास में इस तरह आपके टोटल लॉसेस पूछे, क्या टोटल लॉसेस, यानी कि यहाँ पे आपका हिस्टैरिसीस लॉसेस पूछा, तो यहाँ पे हमारे पास में सारी कंडीशन वायलेट हो रही है। किसी भी फॉर्मूले से अपन ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास में जो हिस्टैरिसीस लॉसेस है क्या हो गया आपके पास में, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी होंगे। तो ये अगर अपन यहाँ पे देखें तो हमारे पास में मेनली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, यहाँ पे दोनों इक्वेशन से दिख रहा है हमारे पास में स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज है ना। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दें, PH स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं हमारे पास में ये क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे आपके पास में जो ऑप्शन जो आपने चूज किया है बिल्कुल सही किया है, ऑप्शन आपके पास में डी आपका सही होना चाहिए। यू कैन चैलेंज इट। सोर्स है ना, आप चाहो तो मेरे को टेलीग्राम पे DM कर देना। तो यहाँ पे गाइज आपका PS भीमरा, ठीक है, तो PS भीमरा आपको यहाँ पे बुक का सोर्स मिल जाएगा। और जो असफा क्वेश्चन है ना, अगर किसी के पास ये नहीं है देन प्लीज टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम पे आप मेरे को भेज देना। तो टेलीग्राम सिंपल आपको क्या हो जाएगा, अभिनेश सर PW है ना, आप सिंपल क्या, अभिनेश सर PW। चलो अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है गाइज हमारे पास में, दूसरा क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपके पास में यहाँ पे इन द राइट हैंड रूल थंब पॉइंट इंडिकेट। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं यहाँ पे, मोशन, करंट, मैग्नेटिक फील्ड है ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ले लो या फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ले लीजिए ना। तो यहाँ पे फ्लेमिंग जो रूल होता है हमारे पास में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो दोनों में अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास में आपका जो यहाँ पे थंब जो होता है हमारे पास में, थंब आपको क्या बताता है, थंब आपको बताता है मोशन, क्या बताता है आपको, मोशन के बारे में बताता है आपको, ठीक है। और जो हमारे पास में जो मिडिल फिंगर है आपका थंब मोशन हो गया, मिडिल फिंगर हमारे पास में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपका फोर फिंगर क्या होगा, आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स हो गया आपके पास में। तो ये हमारे पास में क्या होता है आपका आंसर। तो यहाँ पे आपके पास आंसर सही क्या होना चाहिए, मोशन आपका सही आंसर आपका होना चाहिए, करंट इज नॉट अ राइट आंसर, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे जो है कर दीजिए। आप इसके लिए कोई भी यहाँ पे रेफरेंस बुक ले सकते हैं ना, कोई भी रेफरेंस बुक है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल को कोई रेफरेंस बुक दे सकते हैं, NCERT आप देख सकते हैं ना, कहीं भी जो फ्लेमिंग जो जहाँ पे फ्लेमिंग रूल लिखा हुआ आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्शनेबल है। इसके अलावा मुझे कोई ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन नहीं मिला है। एक पावर सिस्टम का क्वेश्चन था गाइस जिसमें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप के बारे में पूछा गया था। तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट था आपके पास में कि एक्सेसिव पावर है ना, एक्सेसिव पावर कोई वोल्टेज ड्रॉप का रीजन थोड़ी ना होगा। ये तो हमारे पास में डिवाइसेस हैं, जितनी ज़्यादा डिवाइसेस आप लगाते जाओगे पावर उतनी कंज्यूम होगी अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन द लोड हमारे पास है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप पे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे फर्क नहीं पड़ता है। तो वो क्वेश्चन आपका सही क्वेश्चन वो नहीं है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके पास में टिल नाउ सही क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। बाकी कल यहाँ पे गाइस इसी इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल पे 3 PM इलेक्ट्रिकल का सेशन स्टार्ट होगा, जहाँ पे गाइस पूरे के पूरे यहाँ पे आपको मैं, लॉरेंस सर,
पूरी जो इलेक्ट्रिकल की टीम है बेटा, पूरी इलेक्ट्रिकल टीम टैग और नॉन टैग का पेपर आपको सॉल्व कराएगा, तो वहाँ पे आपसे रूबरू भी बात करेंगे। तो दैट टाइम लाइव क्लास में भी आप इंटरेक्ट करके बता सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको ऑब्जेक्शन के लिए आरआरबी सीबीटी 2 के जो री एग्जाम हुआ है उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि क्या सॉल्यूशन होंगे उनके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, इन 3 फेज सर्किट इफ द फेज वोल्टेज रिप्रेजेंट वीए, वीए रिप्रेजेंट किया गया है आपका 230 वोल्ट एट एंगल ऑफ 0 डिग्री, और आपसे पूछा गया दैट वोल्टेज ऑफ फेज वी विल बी। अब देखिए यहां पे है ना, आपको ये नहीं बताया कि कौन सा फेज सीक्वेंस है। तो फेज सीक्वेंस दो होते हैं, एक होता है एबीसी और एक होता है एसीबी। आपको पता होगा ये चीज। और एबीसी एसीबी में क्या होता है, तो ये वीए अगर होगा तो एबीसी में वीबी यहां पे होगा और वीसी यहां पे होगा। वीसी यहां पे होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं एबीसी सीक्वेंस से देखूं तो आपको पता है कि वीबी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वीबी की वैल्यू होनी चाहिए 230 वोल्ट एट एंगल ऑफ -120 डिग्री, जो कि आपको आंसर में दिया हुआ है। पर अगर आप एसीबी सीक्वेंस देखेंगे तो एसीबी सीक्वेंस से ये वीए होगा अगर, तो ये होगा आपका वीबी वीसी और ये होगा आपका वीबी। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो ये एंगल होगा 120, मतलब वीबी की वैल्यू होगी 230 एट एंगल ऑफ 120 डिग्री। यानी कि अगर आप देख पाएंगे तो आपको यहां पे कोई सीक्वेंस दिया ही नहीं गया है। तो जब सीक्वेंस नहीं दिया गया तो आप दोनों के हिसाब से कह सकते हैं कि आपका सी तो सही है ही है, 3 तो करेक्ट है ही है, पर आपका ए भी करेक्ट नहीं, सॉरी आपका बी भी करेक्ट होगा, आपका ये भी करेक्ट होगा। इसका मतलब ए बी या सी में से कोई भी आंसर करेक्ट हो सकता है, बी और सी। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस के बारे में नहीं बताया गया है तो आप, ठीक है, इसके अलावा हाँ बेस्ट ऑप्शन की अगर बात करें, आरआरबी जनरली कभी कभार बेस्ट ऑप्शन भी लेता है, तो आप चैलेंज के लिए डाल सकते हैं, पर जनरली नहीं बताया तो आप एबीसी सीक्वेंस ही प्रेफर करते हैं जनरली, है ना। हम सीधा सीक्वेंस प्रेफर करते हैं, और सीधा सीक्वेंस प्रेफर करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन आपका यही होगा 120 -120 डिग्री। पर ये डिपेंड करता है ना, अगर नहीं दिया है तो आप ऑब्जेक्शन बता सकते हो कि ये गलत है, आपको बताना चाहिए था, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमारा काम केवल इतना है कि हमें पता होना चाहिए क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से एक चैलेंजेबल क्वेश्चन है, इनके दोनों आंसर करेक्ट हैं, 3 और 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये क्या है, इन पैरेलल आर और सी सर्किट। अगर मैंने एक पैरेलल आर और सी सर्किट बनाया, इफ आर इंक्रीज फेज एंगल कितना होगा। अगर मैंने आर इंक्रीज किया तो फेज एंगल कितना होगा। अगर मैं इसको आर आई आर कहूं और इसको आईसी कहूं, ठीक है, तो आपको पता है कि फेजर कैसा बनेगा। इसका फेजर बनाने के लिए सर हमें वी आर का रेफरेंस लेना पड़ता है, वी का रेफरेंस लेना पड़ेगा, सॉरी वी का रेफरेंस लेना पड़ेगा, या फिर वी आर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, और यहां से अगर मैं देखूं तो आई आर क्या होता है, इन फेज होगा, आई आर इन फेज, और आई सी क्या करेगा, लीड करेगा, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से आई सी, और इन दोनों का सम क्या होगा, टोटल करंट, इन दोनों का सम क्या होगा, टोटल करंट। तो दिस इज द फेज एंगल। ये फेज एंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये फेज एंगल की बात। अगर इसको मैं देखूं, इस फेज एंगल को देखूं, तो इस फेज एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आई सी अपॉन आई आर। ठीक है, आई सी अपॉन आई आर, tan इनवर्स आई सी अपॉन आई आर। अगर यहां से अगर हम tan इनवर्स देखें, अगर हम यहां से tan इनवर्स को देखें तो हमें पता है कि आई आर कितना होगा, v अपॉन आर, और आई सी कितना होगा, v अपॉन एक्स सी। ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं अगर मैं, tan इनवर्स आईसी की वैल्यू कितनी होगी, आईसी की वैल्यू हो जाएगी आपकी v अपॉन एक्स सी, और आई आर की v अपॉन आर, सब पे वोल्टेज सेम होगा, तो इससे ये कट गया, और यहां से थीटा आएगा आपका tan इनवर्स आर अपॉन एक्स सी, और आर अपॉन एक्स सी को क्या बोलेंगे, tan इनवर्स ओमेगा आर सी। अब ये बताओ, अगर आर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, है ना, तो tan इनवर्स ओमेगा आर सी की वैल्यू क्या होगी,
इंक्रीज होगी, और अगर इंक्रीज होगी तो फेज एंगल जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। फेज एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और फेज एंगल इंक्रीज होगा तो ये बिल्कुल ही गलत है इस बार का आंसर, तो ये आंसर नहीं होगा डिक्रीज, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका पहला आंसर करेक्ट है। तो ये हैं आपके ऑब्जेक्शन क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल के। इसके अलावा आपको और टीचर बता देंगे आप उनके सब्जेक्ट के। थैंक यू।